जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि कैसे यहाँ से सिसोदिया वंश प्रारंभ होता है। गुहिल शाखा में कैसे राणा हमीर सिसोदिया और राणा की उपाधि कैसे राणा की उपाधि कहाँ से लगना प्रारंभ होती है और कहाँ तक रावल शाखा, रावल रतन सिंह जो अंतिम शासक रावल शाखा के, उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो पिछली क्लास का अगर जो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमने पढ़ा था, वहाँ से पिछली क्लास का नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर जो देखा जाए तो बप्पा रावल से लेकर मोकल तक पढ़ चुके हैं। तो पिछली क्लास में जो देखा जाए तो पढ़ा था हमने मोकल और लाखा के बारे में। तो एक बार पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जब चीज़ों को जोड़ेंगे तो जब हम कुंभा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हमारे महाराणा कुंभा जी, इनको जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक पीछे सब चीज़ें जुड़ जाएंगी तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और पीछे की पढ़ी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो लाखा के बारे में बस चार ही बातें हैं मुख्य रूप से। कितनी मुख्य रूप से? तो चार ही बातें हैं, वो आपको अभी हम बता रहे हैं। नंबर 1 पर जावर खान कि उनकी समय में जावर की खानें खोदी गई, जो कि एक इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया, मतलब मेवाड़ मजबूत हो रहा है। दूसरे पिछोली गांव में, कहाँ? पिछोली गांव में एक झील बनाई गई, बंजारों ने बनवाई, और पिछोला झील पिछोली गांव में होने के कारण उसका पिछोला झील नाम पड़ा। और हम देख रहे हैं कि इसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है और नटनी की छतरी जालौर दुर्ग के बाहर बनी हुई है। ये चीज़ हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। और एक लाखा के बारे में पढ़ चुके, कुंभाहाड़ा। हाड़ा शासक कहाँ के थे बताओ आप लोग? कुंभाहाड़ा। हाड़ा शासक कोटा के थे। तो वहाँ से इनका एक युद्ध होता है कुंभाहाड़ा, इसमें मारा जाता है। नकली दुर्ग की कहानी भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अगर जो आप लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पीछे वीडियो देखिए, जरा सर्च कीजिए शुभम वर्मा है, राजस्थान हिस्ट्री बाई शुभम वर्मा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो इनके बारे में पढ़ा गया था, इनकी एक बुढ़ापा में इनकी एक शादी होती है हंसाबाई से। लाखा और हंसाबाई की शादी कहते हैं। लाखा जी 82 साल के थे, हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी, उनसे इनकी शादी होती है, 16 साल की थी। और इस शर्त पर हुई थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, तो मोकल, जो हम आगे महाराणा मोकल के बारे में पढ़ें, वो शासक बनेंगे। ये बात भी यहीं पर क्लियर हो गई थी। तो छोटी छोटी चार बातें हैं जो कि एक कहानी टाइप में है, वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वो बहुत अच्छे से आप इसे एक बार पढ़ लीजिए सिर्फ, कि जावा की खानी किस समय में खोदी गई, पिछोला झील बनाई गई, कुंभाहाड़ा का नाम इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इनसे युद्ध होती, कुंभाड़ा मारा जाता है, और हंसाबाई की शादी, और उनसे उत्पन्न पुत्र मोकल जो है आगे राजा बना। तो मोकल के बारे में भी कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं हैं कि इन्होंने एक समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो समदेश्वर मंदिर का निर्माण, इसे ही त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। ये मोकल के बारे में एक मोटी मोटी बात है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था भोज परमार। कौन था? परमारों की एक शाखा है भोज परमार, इसने करवाया था। इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, जिसका पुनर्निर्माण हमारे मोकल जी ने करवाया, जो समदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में। और इनके बारे में कोई विशेष चीज़ें हैं नहीं इनके बारे में। ये जिलवाड़ा अभियान पर जा रहे थे, गुजरात अभियान पर जा रहे थे, तो अहमद शाह के खिलाफ। तो जिलवाड़ा नामक स्थान पर जब इनका कैंप लगा हुआ था, तो यहाँ पर चाचा, मेरा, महपा पवार और इक्का नाम के बंदों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी और वहाँ से पहाड़ियों में भाग गए थे। अगर जो आपने वीडियो लास्ट देखा होगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया गया था कि जो पहाड़ियों में भाग गया था, तो यहाँ से जो कुंभा था, कुंभा इन्हीं का पुत्र भी वहीं पर उपस्थित था। तो जो कुंभा के साइड के लोग थे वो इनको यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये भागकर अपनी दादी हंसाबाई के पास आता है और पूरी पूरी बात बताता है। तो इन्होंने पूछा कि नहीं, कुंभा जाता है अपनी दादी के पास, कहता है कि पिताजी की तो हत्या कर दी। बोले कौन कौन कर दी? तो बताइए, ये लोगों ने हत्या कर दी। बोले कहाँ चले गए? दादी ने पूछा ये लोग कहाँ चले गए? तो बोले आगे पहाड़ियों में भाग गए, और हम इस तरह से यहाँ पर चले आए। तब एक चीज़ और यहाँ से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, कि जब ये कुंभा, इसका स्टार्ट में संरक्षक जो कुंभा का होता है रणमल होता है, और यही मोकल का भी संरक्षक स्टार्ट में यही होता है। सबसे पहले संरक्षक को मोकल का अगर जो देखा जाए तो चुंडा सिसोदिया था, वही। और उसके बाद अगर जो संरक्षक कोई बना था तो रणबल बना था। रणबल के जाने के बाद मोकल की हत्या हो जाती है।
तो एक बार फिर से अपने भाई को याद करती हैं हंसाबाई रणमल को, और रणमल को बुलाती हैं मेवाड़ में। ये कुंभा किसी चीज़ों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड तक आपको याद रखना पड़ेगा। 1433 से 1468 का लगभग 35 साल का शासनकाल कुंभा जी का रहा। बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं कुंभा जी। इवन यहाँ तक कि देखा गया कि जिनको इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इसीलिए जो है इनके आज़ादी के बाद इनके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी। फिर कहा गया कि एक आदमी क्या इतना कुछ कर सकता है उसके लिए, और फिर कहा गया चलो ठीक है, ये वो भी बातें साथ निकली कि कुंभा एक बहुत ही प्रतिभाशाली शासक हुए हैं या प्रतिभाशाली व्यक्तित्व उनका रहा है, इसीलिए ये चीज़ें सत्य मानी गई। और वो कमेटी का भी निष्कर्ष ये निकला कि कुंभा एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं। ये चीज़ें भी कमेटी के द्वारा भी चीज़ें मानी गई थी। तो हम कुंभा को अब देखना प्रारंभ करेंगे यहीं से कि जब कुंभा वहाँ से भाग कर आता है तो हंसाबाई जो हैं तो अपने भाई रणमल को बुलाती हैं। हंसाबाई ने रणमल को बुलाया और रणमल ने चाचा मेरा की हत्या कर दी। रणमल अपने मारवाड़ से कुछ बंदे लेकर आया था, उसने चाचा मेरा की हत्या कर दी। ये चाचा मेरा एक नाम अलग अलग है, चाचा और मेरा। जो ये इसके पहले जो शासक हुए हैं उनकी खातिम एक दासी थी, क्या नाम था दासी का? खातिम। उनके पुत्र थे चाचा मेरा। तो वो आपसी मतभेद के कारण उन्होंने हत्या कर दी उनकी। तो इनकी चाचा मेरा की रणमल हत्या कर देता है। रणमल कौन? हंसाबाई का भाई था। हंसाबाई कौन? राणा लाखा की पत्नी थी, यानी कि मोकल की कुंभा की दादी जी थी। वो आता है और इनकी हत्या कर देता है और महपा पवार इक्का भाग जाते हैं महमूद खिलजी के पास। महमूद खिलजी मालवा का शासक था, इसे महमूद खिलजी प्रथम कहते हैं, मालवा का शासक था। ये चीज़ें हम आगे और अच्छे से देखेंगे, भी युद्ध होगा तब। तो रणमल आता है यहाँ पर और चाचा मेरा की हत्या करने के बाद यहीं पर टिक जाता है। यहीं पर अपने जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने अंकल, चाचे, चाचा और अपने भाइयों को भी यहीं पर बुला लेता है। मेवाड़ में, मारवाड़ में राठौड़ थे, तो मेवाड़ में मारवाड़ के राठौड़ों को पद सब दे दिए जाते हैं, क्योंकि रणमल का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है यहाँ पर, रणमल का जब प्रभाव बढ़ने लगता है। और रणमल का जब इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि एक बार इसने राघव देव जो था, यहाँ पर दो गुट बट गए। एक चीज़ समझो यहाँ पर कि एक तो जो राठौड़ थे, जो कहाँ से आए थे? मारवाड़ से आए थे, इनको लीड कर रहा था रणमल और इनको सानिध्य प्राप्त था, इनका संरक्षण किसको प्राप्त था? हंसाबाई का। हंसाबाई इनको बुलाया था कि भाई कहीं मार न दे जाएं कुंभा जी, क्योंकि मुगल के अकेले पुत्र कुंभा थे तो मेवाड़ का राजवंश नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनको बुलाया गया था। तो ये राठौड़ थे और राठौड़ जब आए, ये रणमल जब आया तो अपने मारवाड़ से लोगों को बुलाने लगा और वहाँ के लोगों को अपने यहाँ पद देने लगा, राज्यों में पद देने लगा। किसी को मंत्री बना दे रहा है, किसी को मतलब ऊँचे-ऊँचे पद, किसी को कोषाध्यक्ष बना दे रहा है, किसी को कारागार मंत्री बना दे रहा है। मतलब जो उस समय के बड़े-बड़े पद थे वो अपने यहाँ के लोगों को देने लगा। और यहाँ पर एक आदमी जो था, कुंभा तो अभी इतना बड़ा नहीं हो पाया था, उनके राघव देव, ये नाम हमने पीछे क्लास में भी आपको बताया था कि चुंडा का भाई था। एक हिसाब से कह सकते हैं ये कुंभा का ही भाई, इनका मुगल का ही भाई था, मुगल का ही भाई था एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो ये जो मेवाड़ के जो सिसोदिया थे, गुहिल थे, गुहिल कैसे? सिसोदिया गुहिल थे, उनका गुहिल जो थे उनका लीडर था ये। अच्छा, जब कोई काम हो तो ये बीच में अपना, जब रणमल कोई काम करने चले तो राघव देव उसमें पूछे कि भाई जाओ, अब तो मेहमान आप थे, आप आए थे, आप अपना काम कर दिए भाई, हमने आपसे मदद मांगी थी, आपने हमारी मदद कर दी, चलो जाओ आप वापस चले जाइए भाई, अब हम अपना राज्य अपने आप देख रहे हैं भाई। लेकिन ये मारवाड़ में क्या रखा था वहाँ? मारवाड़ में भाई आप लोग तो जानते हैं, मारवाड़ में आज भी अब तो इतना डेवलप हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि बीकानेर जैसे हो गया अपना, मारवाड़ जोधपुर जैसे हो गया, तो इतना डेवलप हो गया है कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले के समय में तो वहाँ रेत, बालू, धूल, इसके अलावा झाड़ियाँ, किंकर, इनके अलावा तो कुछ था ही नहीं वहाँ। ये लोग मेवाड़ जैसी जगह पर, उपजाऊ जगह पर रह रहे हैं तो काहे छोड़ के जाएंगे? हम आज भी पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ का मक्का राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये, और रणमल को राघव देव खटकने लगा, क्योंकि राघव देव जवाब सवाल करता था, इसीलिए एक दिन राघव देव की हत्या करवा देता है रणमल। और जब राघव देव की हत्या करवा देता है रणमल, अब तो कांटे साफ हो गया। हंसाबाई से तो उसका नेतृत्व तो हंसाबाई तो उसका साथ ही दे रही, हंसाबाई ने तो बुलाई था, कुंभा छोटा था, राघव देव जो था वो मना कर रहा था, उसकी इन्होंने हत्या कर दी। और किसी न किसी एक आदमी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर रहती है, तो रणमल की एक कमजोरी थी भारमली, एक दासी थी, मेवाड़ की दासी थी भारमली, उससे ये प्रेम करता था।
उससे ये प्रेम करता था, मतलब गर्लफ्रेंड थी भारमली। किसकी? रणमल की गर्लफ्रेंड थी। रणमल कहते हैं कि रणमल 7.5 फुट लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी था। 2 4 6 लोग उससे नहीं जीतते थे। इस प्रकार का वो आदमी, मारवाड़ी आदमी भैया, मेवाड़ में टिका हुआ। उसे फिर एक बार कहते हैं कि रणमल जब दारू वारू पी के शाम को, अपने शराब वराब पी के जो अपने घर पहुंचा, शाम को जब गया वो, तो भारमली से कहने लगा, एक दिन हम आपको मेवाड़ की रानी बनाएंगे। तो भारमली बोले, ये कैसे बनाओगे आप? बोले, हम हत्या कर देंगे कुंभा की। भारमली ये बात जाकर कहते हैं हंसाबाई से कि आपका भाई ये सोच रहा है कि आपकी हत्या का, अपने कुंभा की हत्या करवा देगा। तो हंसाबाई कहते हैं, हम आपकी बात कैसे मान ले, उसने हमारे लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हत्या की चाचा मेरा की, और पहले भी मोकल की इसने मदद की थी। तब जाकर वो भारमली कहती है कि हमें क्या मिल जाएगा। राजमाता उनको कहा जाता था हंसाबाई को, कि राजमाता हमें क्या मिल जाएगा, हमें तो इसी में रहना है, दासी हूँ मैं, और आप एक बार चेक करके देख लीजिए। तब जाके याद आते हैं हंसाबाई को, याद आते हैं चुंडा। चुंडा नाम पढ़ चुके आप पहले? ये चुंडा याद आते हैं जो मालवा में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? चुंडा जो मालवा चले गए थे, कि इन्होंने जब शादी नहीं की थी, इन्होंने जब राज्य लेने से मना कर दिया था, तो ये भीषण प्रतिज्ञा के कारण मेवाड़ का भीष्म कहे गए थे। और फिर जब मोकल का संरक्षण कर रहे थे तो हंसाबाई को डाउट लगा था, तो ये मालवा चले जाते हैं। मालवा में हौसंग शाह के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। तो वहाँ जब ये हंसाबाई जब इनको बुलाती हैं तो ये वापस चले आते हैं, और इनको जब पूरी बात बताई जाती है कि ऐसे ऐसे ये हत्या करना चाहता है कुंभा की, तो और आपके भाई राघव देव की इसने हत्या कर दी है। तो जब ये वापस आए तो इनको जब पूरी बात ये बताई गई, ये चीज़ जब उनको पता चलती है, तो कहते हैं जब तक ये कुंभा की हत्या करे, उससे पहले रणमल की हत्या कर दी जाए। क्या कर दी जाए? उससे पहले ये रणमल का वो चुंडा कहता है कि जब तक ये कुंभा की हत्या करे, जब तक, जैसे जो कुंभा की हत्या करने से पहले इसी की हत्या कर दिया, रणमल की। अब भैया रणमल को सामने से मारे कौन? हम आपको बता चुके हैं कि ये लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी, 2 ढाई कुंटल का कुछ वजनी, 7.5 फुट लंबा, इसे कौन मारे? सामने से कौन मारे? तब फिर भारमली की मदद ली गई। भारमली को बुलाया गया। भारमली से कहा गया कि जब आज रणमल आए तो उसे शराब पिला दीजिए आप ज़्यादा, वो नशे में धुत हो जाए, उसके बाद हम लोग इसकी हत्या कर देंगे। तब आज शाम को जब वापस आता है रणमल, तो भारमली कहती है कि रणमल को इतना शराब पिला देती है कि रणमल जो है बेहोश हो जाता है, दारू पीते पीते गिर जाता है। चारपाई पर जब गिर जाता है तो कहते हैं कि ये इतना भयानक शरीर वाला आदमी था कि इसे 2 4 लोग भी, जब ये बेहोश दारू के नशे में पड़ा था, फिर भी मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लोग। तब जो है इसके लिए इसके हाथ, रणमल के हाथ बांध दिए गए पीछे चारपाई में, पीछे के, और फिर ऊपर छाती पर चाकू से बैठकर चाकू से मारा गया। कहते हैं कि ये चाकू इसके मारा गया, जो जो व्यक्ति चाकू इसके मार रहा था सीने पे बैठकर, वो जब चाकू इसके लगा तो कहते हैं ये होश में आ जाता है, और ये चारपाई और उस आदमी को समेत लेकर उड़ता है, और आगे दीवार में दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इतना भयानक आदमी था ये रणमल। इस तो रणमल की जब हत्या हो जाती है, तो उधर जब ये जो मारवाड़ के अपने जो सामंत सारे थे, वो वहाँ नाच गाना संगीत कार्यक्रम में खो रहा था, वहाँ पर व्यस्त थे। तो ये बात नर्तकी को कैसे पता चलती है? किसी भी प्रकार से नर्तकी को पता चल जाती है कि रणमल मारा गया है। और वहीं पर जब जब जहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, वहीं पर सारे बैठे हुए थे। वहाँ के जब सामंत थे, इसी रणमल के चाचा भतीजे पुत्र सब वहीं पर थे, क्योंकि वहाँ पिताजी की तुत्ती बोल रही है, इसीलिए सब वहाँ पर संगीत वंगीत सब सुन रहे हैं, बढ़िया आराम से मौज काट रहे हैं सब। लेकिन जब इन नर्तकी को बात पता चलती है, तो नर्तकी बड़े भावावेश में आकर चिल्ला कर कहती है कि भाग सके तो भाग ले जोधा, थारो रणमल मार्यो जाए। मतलब ठेठ मारवाड़ी में चिल्ला कर कहती है कि भाग सके तो भाग ले जोधा, थारो रणमल मारो जाए। और रणमल जब ये बात जोधा और उनके चाचा लोग सब सुनते हैं, तो चप्पलें हाथ में लेकर भागते हैं, और पीछे से पीछा करते हैं चुंडा जी, और उनके साथ आड़ा हिंगोला एक था। तो ये जब पीछे भागते हैं, तो कहते हैं ये बीकानेर में जाकर रुके, बीकानेर के काहुनी गांव में रुके जाकर जोधा। तो वो जब देखते हैं अपने
चुंडा जी देखते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, तो कहते हैं उसका पीछा मत करो, उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। तो घर उसका कौन? उसका घर कौन? तो उसका घर मारवाड़। तो मारवाड़ पर चुंडा और आहड़ा हिंगोला जाकर कब्जा कर लेते हैं और जोधा भागकर काहुनी गांव चला जाता है। क्वेश्चन बना है कि जोधा भागकर वहां से कहाँ जाता है, तो काहुनी गांव। काहुनी गांव कहाँ है? बीकानेर में भागकर चला जाता है। अब औकात पता चली जोधा को। यही जोधा आगे चलकर जोधपुर नगर बसाएगा, राजधानी बनाएगा, मारवाड़ का प्रसिद्ध। मारवाड़ अगर जो मारवाड़ को कोई पहचान मिलती तो ये जोधा के शासनकाल से धीरे धीरे आगे मिलती चली जाती है। तो अब जोधा से जब छुन गया, मारवाड़ छुन गया, मारवाड़ का जो मंडोर था छिद जाता है। मंडोर राजधानी थी, तो मंडोर पर जब कब्जा कर लेते हैं, जब मंडोर छिद जाता है, तब जोधा वहाँ से कुछ सेना जुटा पाता तो वो आक्रमण कर लेता, अपना राज्य छीनने की कोशिश करने लगा मारवाड़ों से, या अपना राज्य छीनने की कोशिश करने लगा मारवाड़ों से। तो कुछ जब जितनी सेना जुटा पाए बेचारा, आक्रमण करे मंडोर पर, हार के वापस चला जाए, क्योंकि यहाँ पर कुंभा जैसा राजा शासन कर रहा है, उसके मंत्री आहड़ा हिंगोला जैसे लोग बैठे हैं। आहड़ा हिंगोला के महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए, तो ऐसे लोगों को हराना कोई आसान काम नहीं था। तो जोधा आक्रमण करे मंडोर पर, बार बार आक्रमण करे और कहीं चोट घायल होकर वापस चला जाए, अपनी सेना गंवा दे, फिर सेना जुटा पाए, फिर आक्रमण करे, फिर वापस चला जाए। उसके बाद एक आक्रमण करता है जून के महीने में। इतनी भयानक गर्मी, मारवाड़ का देश, ना बंदे की जात, दूर दूर तक पानी की तलाश नहीं। ऐसे में जब वो आक्रमण करता है तो बहुत ज़्यादा खून में लथपथ हो जाता है और अपने घोड़े पर सवार हो, अपने घोड़े पर गिरी हालत में जाता है, चल रहा होता है। तो बहुत दूर उसे जो है एक ढाणी दिखती है, किसान का बनाया हुआ घर मतलब दिखता है खेतों में। वहाँ जाता है, सोचता है कि वहाँ पानी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो जोधा अपना घोड़ा उधर की तरफ दौड़ाता है, उस ढाणी की तरफ दौड़ाता है, उस किसान के घर की तरफ दौड़ाता है, और वहाँ जाते जाते जोधा बेहोश हो जाता है। मतलब पानी इतनी कमी थी उसके, पानी प्यास के कारण वो बेहोश हो जाता है जोधा। तो वहाँ पर जाता है, घोड़ा समझदार था, वो ढाणी के पास जाता है। वहाँ से एक मई या माजी आप कहते हैं जो आज के समय में, वैसे मारवाड़ में मई जो कहती हैं, वो निकलती हैं और जोधा को लेकर अंदर जाती हैं। जब जोधा को लेकर अंदर आ गई, जोधा के ऊपर चीटी उटी डाली, जोधा को जब होश आता है, तब जोधा उनसे कहता है कि जोधा जब ठीक हो जाता है, तो हमारे मारवाड़ की आप क्या आदत जानते हैं कि आज भी कोई मेहमान आए तो भूखा, हमारे पास खाना भले ही ना हो, कोई मेहमान भूखा नहीं जा सकता हमारे मारवाड़ी घरों से। तो कहते हैं कि जोधा को जब खाने के लिए पूछा गया, तो जोधा कहता है खाना खाएंगे हम। तो खिचड़ जो अपने यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, वो फिर उसे दिया गया कि एक थाली में खिचड़ा परोसा गया और बीच में खूब सारा जगह करके घी डाला गया। तो जोधा जैसे खाना खाने चला, उसने बीच में हाथ डाल दिया और जोधा जल जाता है। तो मई कहती हैं तू तो बिल्कुल जोधा की तरह बेवकूफ़ है। जोधा के कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मई आप जोधा को कैसे जानती हैं? मारवाड़ में मई रहा करती थी। तो कैसा भी हो, लेकिन जो अपना शासक होता है तो शासन अपने लोग अपने ही होते हैं, भले ही राज्य ना रहा हो। तो कहती हैं वो बेवकूफ़ है हमारा जोधा। वो जाता है सीधे मंडोर पर, बीच में आक्रमण करता है, और किसी भी राज्य की राजधानी जीतना थोड़ा कठिन काम होता है। आस-पास की छोटे-छोटे गाँव जीतते चला जाए, आज 4 गाँव, फिर आक्रमण करे 5 गाँव, फिर आक्रमण करे 7 गाँव, ऐसे आस-पास के गाँव जीतते-जीतते एक दिन मंडोर को जीत ले। ये बात जोधा को उस दिन पता चली। जोधा को उस दिन 2 सीख मिली, एक तो खिचड़ा खाना पता चल गया जोधा को, और एक पता चल गया कि मारवाड़ का मंडोर कैसे जीता जाए। और उसी प्रकार उस मई के बताए अनुसार धीरे-धीरे वो आक्रमण करता है, और एक बार मंडोर पर जब जीतने के लिए आता है, तो अपनी बुआ हंसाबाई के पास मैसेज करता है कि बुआ, आप हमारा तो घर वापस करवा दीजिए, वरना हम तो अब आक्रमण करके ही लेंगे। आप अगर जो कोई ऐसे ही बिना युद्ध के वापस करवा दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हंसाबाई ने कुंभा से कहा, और कहते हैं हंसाबाई ने संधि करवाई थी, इसे कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि 1553 या 56 जो मिल जाए वो लिखेंगे हम लोग पेपर में, उसकी बात है, उस समय की बात है, उस समय संधि होती है। कहते हैं 15 साल ये लोग बहुत संघर्ष करते हैं मारवाड़ के लोग। 15 साल तक मारवाड़ मेवाड़ के शासकों के पास रहा था, कुंभा के पास रहा था। तो यहाँ आवल बावल की संधि होती है। तो आज तक अगर देखा जाए तो मेवाड़ तो कुंभा के पास था ही, और मारवाड़ भी कुंभा के पास था। तो जब संधि हुई आवल बावल की, तो बोले कि मतलब सीमा कहाँ से बनाई जाए? तो बोले आंवले की पेड़ जहाँ तक हैं, आंवले की झाड़ियाँ जहाँ तक हैं, वो मेवाड़ का क्षेत्र है, और जहाँ से बावल
मतलब बबूल के पेड़, किंकर के पेड़ जहाँ से शुरू होते हैं वो मारवाड़ का क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ये सीमा बनती कहाँ है? सोजत, पाली में जगह है सोजत, जहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, वहाँ पर ये जगह बनती है, वहाँ से चीज़ें प्रारंभ, वहाँ से जगह बनती है। और ये बाउंड्री आवल बॉल की संधि हंसाबाई ने करवाई थी। कुंभा के मध्य में और जोधा के मध्य में हुई थी, कुंभा और जोधा के मध्य में हुई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। 1553-56 के मध्य में हुई थी। ये चीज़ याद रखना, आवल बॉल की संधि क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ठीक है। तो अब आराम से जोधा अपना, ये कुछ चीज़ें थी जो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ चीज़ें थी, ये कुंभा के जीवन के प्रारंभिक काल में कुछ ऐसी घटनाएं थी। अब देखते हैं कुंभा की अभियानों में। अगर जो देखा जाए तो कुंभा का एक अभियान हम देख चुके हैं, ऑल बॉल की संधि। दूसरा अभियान अगर जो देखते हैं कुंभा का, तो एक हमने एक नाम बताया था अभी, महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी नाम का एक शासक और मिलेगा आगे सांगा के समय में, वो होगा महमूद खिलजी द्वितीय। ये महमूद खिलजी प्रथम है, ये महमूद खिलजी प्रथम है, और आगे मिलेगा सांगा के समय महमूद खिलजी द्वितीय। तो महमूद खिलजी प्रथम के पास हमने आपको बताया था कि चले गए थे इक्का और महपा पवार चले गए थे। कौन कौन? इक्का और महपा पवार चले गए थे, क्योंकि इन्होंने हत्या की थी कुंभा के पिता मोकल की। अब कुंभा इनके पास मैसेज करता है महमूद खिलजी के पास कि ये हमारे शत्रु हैं, इक्का और महपा पवार, इन्हें आप वापस कर दीजिए। महमूद खिलजी मालवा का शासक, मतलब मध्य प्रदेश का शासक था, तो उसने कहा कि नहीं वापस कर पाएंगे, हमारे यहाँ शरणागत आए हैं, इन्होंने हमारे यहाँ साला, मतलब शरणागत है, इनको हम नहीं वापस करेंगे। तो कुंभा कहता है कि इनको वापस करो चाहे ना करो, नहीं तो वापस ले लेंगे, कि आप इनको वापस करो चाहे ना वापस करो, हम तो आप पर आक्रमण करके इनके वापस करवा लेंगे आपसे। तो महमूद खिलजी ने कहा आप आक्रमण ही कर दीजिए। तो महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं ये कुंभा जी। 1437 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में। महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं 1437 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश में जगह सारंगपुर, वहाँ पर युद्ध होता है। सारंगपुर जब युद्ध होता है तो यहाँ पर महमूद खिलजी हार जाता है, और सारंगपुर विजय के बाद इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण किया चित्तौड़गढ़ में। याद रखना कि सारंगपुर विजय के बाद 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराते हैं कुंभा जी, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा। ये चीज़ याद रखेंगे। और क्यों आक्रमण किया था? तो महपा पवार इक्का नाम के जो द्रोही थे, देशद्रोही थे, जिन्होंने मोकल की हत्या की थी, वो इनके पास असाइलम, शरण प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये आक्रमण करते हैं। तो एक तो आक्रमण ये हो गया कि सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने महमूद खिलजी को हराया था। और सारंगपुर के युद्ध के बाद जब महमूद खिलजी को हरा दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने नागौर दुर्ग एक था, नागौर में शासक हुआ करता था। जब नागौर के शासक की मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र थे, शम्स खां एक पुत्र का नाम था, और उनके भाई का नाम था नसीरुद्दीन। तो पुत्र तो शासक, वैसे मुख्य रूप से शासन तो हुआ उसके पुत्र का, राजा के, तो शम्स खां का हुआ, लेकिन शासक बन जाता है नसीरुद्दीन। इस शम्स खां मदद मांगता है कुंभा से, और शम्स खां जब मदद मांगता है कुंभा से, तो कुंभा शम्स खां की मदद करते हैं और अपने सेना को भेजते हैं, और नसीरुद्दीन की हत्या कर देते हैं, नसीरुद्दीन को मार देते हैं, और उसके बाद शम्स खां को वहाँ का शासक बनाते हैं। कहा कि चलो आज के बाद तुम राजा बन जाओ नागौर के, और जो टैक्स वगैरह वो हमें आप देते रहेंगे। और शम्स खां कुछ दिनों के बाद टैक्स देना बंद कर देता है, और नागौर दुर्ग का जो है जीर्णोद्धार करना शुरू कर देता है। तो इन्होंने शम्स खां पर आक्रमण कर दिया कुंभा जी ने। जब शम्स खां पर आक्रमण किया तो शम्स खां को आक्रमण किया और नागौर दुर्ग को इन्होंने जीत लिया। और शम्स खां पर आक्रमण किया, नागौर दुर्ग को जीत लिया, तो शम्स खां भाग कर चला गया गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास, चला गया। अब गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास आ गया, तो गुजरात के कुतुबुद्दीन और शम्स खां ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, और यहाँ पर गुजरात के शम्स खां और कुतुबुद्दीन, तो यहाँ पर शम्स खां की हत्या कर दी गई। अब कुतुबुद्दीन गुजरात का जो शासक था वह भी युद्ध में हार चुका है, और शम्स खां जो नागौर के शासक थे, शम्स खां और नसीरुद्दीन, इसको भी हरा दिया है। अब जो गुजरात का कुतुबुद्दीन था, और वो मांडू मतलब मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी प्रथम, ये दोनों मिलते हैं, और इनके मध्य होती है चंपानेर की संधि।
क्या होती है, 1456 ईस्वी में एक संधि होती है, चंपानेर की संधि। किसके किसके मध्य हुई थी, तो सारंग गुजरात के जो कुतुबुद्दीन थे और मालवा के या मध्य प्रदेश के जो महमूद खिलजी प्रथम थे, उनके मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है और ये लोग संयुक्त आक्रमण करते हैं कुंभा के पास, ये भी हरा दे जाते हैं कुंभा के द्वारा। चीज़ें क्लियर हो रही की हो रही है। सबसे पहले महमूद खिलजी प्रथम पर कुंभा ने आक्रमण किया, उसको हराया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। क्यों हराया, तो हराया इसलिए कि इनके जो पिता की हत्यारे थे वो इनके पास शरण प्राप्त करते हैं, इसलिए आक्रमण किया। दूसरी बात, जो नागौर के शम्स खां नसीरुद्दीन थे, इनके उत्तराधिकारी युद्ध में पहले शम्स खां की इन्होंने मदद की कुंभा जी ने, नसीरुद्दीन को हराया, शम्स खां को विरोध दिखाया और शम्स खां ने जब इनकी बातें मानने से मना कर दिया, इनको टैक्स देने में मना कर दिया, शम्स खां को हराया। फिर गुजरात के नसीरुद्दीन को इन्होंने हराया, गुजरात के नसीरुद्दीन को हराया। फिर गुजरात के नसीरुद्दीन और मालवा के जो महमूद खिलजी प्रथम थे, इन दोनों का दुख साथी, दुख एक जैसा, तो दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया और चंपानेर की संधि करने के बाद आक्रमण किया 1456 ईस्वी में, तो यहाँ पर इन दोनों को हराया। मतलब हमने आपको पहले बता रखा कि कुंभा अपने समय का बहुत ही बड़ा शासक हुआ है, तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कुंभा भगा के उत्तर भारत के राज्यों को मार रहा है, क्योंकि कुंभा जब इस समय जब उत्तर भारत में कोई बड़े 3 राज्य हुआ करते थे, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात और मध्य प्रदेश और दिल्ली, इनके साथ दिल्ली का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था इस समय, क्योंकि इस समय जो थे खिलजी डायनेस्टी के बाद, तुगलक डायनेस्टी के बाद जो थे सैयद वंश आ गया था। सैयद वंश का कोई नाम वजूद नहीं रह गया था, तो कहते हैं सैयद वंश का तो कोई ज़्यादा नाम चला नहीं था, सैयद वंश ने शासक भी कोई अच्छे नहीं हो पाए, इसलिए दिल्ली के क्षेत्र में भी सिमट कर रह गया था। लेकिन जो कुंभा अपना है, ये गुजरात के कुतुबुद्दीन को हरा रहा है, मालवा के या मध्य प्रदेश के आप महमूद खिलजी को हरा रहा है, नागौर के मुस्लिम शासकों को हरा रहा है। इसलिए कुंभा जो उस समय था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और अपने उत्तर भारत के पूरे क्षेत्रों को हरा के रखा था उसने, इसीलिए कहा जाता है कुंभा बहुत ही महत्वपूर्ण शासक। आक्रमण कहाँ किया था महमूद खिलजी प्रथम ने, उन्होंने तो बदनौर के भीलवाड़ा में 1457 ईस्वी में आक्रमण किया था। चंपानेर की संधि के बाद 1457 ईस्वी में आक्रमण कहाँ किया था, तो पूछ ले कोई, तो बदनौर में किया था। और इस युद्ध के बाद बदनौर में ही कुशाला माता की मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने, कुंभा जी ने बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण इसी युद्ध के बाद करवाया था। तो बदनौर भीलवाड़ा में चंपानेर की संधि के बाद महमूद खिलजी प्रथम और नसीर कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया था और इनको संयुक्त रूप से हराया था। तो ये कुंभा का जो है, ये कुछ एक चीज़ और बची, जब भी नागौर पर आक्रमण करने, जब ये जो कुतुबुद्दीन गुजरात से आ रहा था आक्रमण करते, तो गुजरात से सीमा आते कौन सी सीमा लगेगी अपनी राजस्थान की, तो सिरोही। सिरोही में कौन, देवड़ा शासक। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, सिरोही में कौन, देवड़ा शासक। तो देवड़ा शासक जो सिरोही में था, सहसमल देवड़ा उस समय था। कौन सा था, सहसमल। और सहसमल भी मदद कर देता है कुतुबुद्दीन की। जब सहसमल ने मदद कर दिया, जब कुतुबुद्दीन को हरा कर वापस भेज दिया, कुतुबुद्दीन को जब हरा कर वापस भेज दिया, तो कुंभा ने पूछा ये कुछ सेना अपने राजस्थान से भी आई थी, तो बताया कि सहसमल देवड़ा जी की थी। तो सहसमल देवड़ा पर नाहर सिंह डोडिया को भेजता है। डोडिया परमाणु की एक शाखा है, उसी का सेनापति था, उसको भेजता है और डोडिया सहसमल देवड़ा को हरा देता है। वहाँ के दुर्गों को, अचलगढ़ दुर्ग को जीत लेता है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही को है, वहाँ मचान दुर्ग का निर्माण करता है सिरोही में, इन दुर्गों को जीत लेता है। तो एक चीज़ और, तो किसको हरा है, नागौर को जीता, वहाँ मालवा जीता, गुजरात जीता, अपने सिरोही के सहसमल देवड़ा को नाहर सिंह डोडिया को भेजा था। तो ये कुछ कुंभा के जो हैं, जो अभियान थे कुंभा के, आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थी, ये थी। अब कुछ अगर जो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो 30 मिनट का लगभग होगा, मतलब लंबी वीडियो हो जाते हैं, तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़, कुंभा की जो हम उपाधियाँ एक बार देख लें, छोटा सा एक पार्ट रहेगा उपाधियाँ, क्योंकि कुंभा बड़ा शासक है, तो पढ़ने में समय लगेगा भाई। अब ऐसे तो पढ़ा नहीं सकते, ऐसे हम आपको बता दें कि ये हुआ बस छोड़ दें, तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। वैसे जब ऐसे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें आपको याद रहें, तो ऐसे पढ़ने की कोशिश की जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ये जो उपाधि है कि उपाधि के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों हैं, कैसे हैं, ये चीज़ जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इसकी उपाधि अभिनव भारताचार्य, संगीत प्रेमी होने के कारण। संगीत प्रेमी कैसे, क्योंकि आप जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो भरत मुनि जो थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र। कौन सा ग्रंथ था, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो था ग्रंथ, ये नाट्यशास्त्र जो है, ये संगीत पर लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और संगीतज्ञ तो कुंभा था ही। हम आपको जब भी इसके बारे में भी आगे पढ़ाएंगे, जब इसकी जो
सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बताएंगे, उसमें जिसके दरबार के विद्वानों के बारे में बताएंगे, या इसके जब इसकी कुंभा के लिखे ग्रंथों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कितना बेहतरीन ये सांस्कृतिक आदमी था, कितना मतलब कल्चरल अचीवमेंट इसका कितना बेहतरीन है। तो इस प्रकार से संगीत प्रेमी होने के कारण, या भरत मुनि के कहता था हम दूसरे भरत मुनि हैं, नाट्य शास्त्र जिसका भरत मुनि ने लिखा था उसी प्रकार हम दूसरे हैं, तो अभिनव भारताचार्य इसकी ये उपाधि इसलिए थी। फिर हिंदू सुरताड़, एक सेकंड, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का सामूहिक होने के कारण, हिंदू सुल्तान महान हिंदू होने शासक होने के कारण उस समय के सभी मुसलमान शासकों को हरा रहा है। महमूद खिलजी, शम्स खान, नसीरुद्दीन, इन सारे मुस्लिम शासकों को हरा रहा है, इसीलिए महान हिंदू शासक होने के कारण। राणा रासो साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान कर रहा है, खुद तो बहुत सारा साहित्य लिख ही रहा है, अपने दरबार में साहित्यकारों को रख रहा है, बुद्धिमान पुरुषों को रख रहा है, इसीलिए इसको महान साहित्यकार होने के कारण राणा रासो से कहा जाता था। और इसके महाराजा धीराज की इसने उपाधि की थी। हिंदू सुल्तान आपको बता चुके, चाप गुरु से कहा जाता था, चाप गुरु की बहुत अच्छा धनुष चलाने के कारण से चाप गुरु कहा जाता था। चाप मतलब कर्बाकार होने के कारण, तो चाप गुरु से कहा जाता, बहुत अच्छा धनुष चलाने के कारण चाप गुरु कहा जाता था। राणा रासो आपको बता चुके। अब एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है कि राजगुरु इसे कहा जाता था, महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। और राणा रासो मतलब खुद बहुत अच्छा साहित्य लिखता था, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किसलिए कहा जाता था। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का सामूहिक होने के कारण, चाप गुरु बहुत अच्छा धनुष चलाने के कारण, हिंदू सुल्तान महान हिंदू शासक होने के कारण, अभिनव भारताचार्य संगीत प्रेमी होने के कारण। और उपलब्धियों की बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति का भी इसने निर्माण करवाया था। इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि युग पुरुष एक राजा हुआ है, महान राजा हुआ है, और महान सेनापति, महान निर्माता, विद्वान राजा हुआ है। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा के जो हम पढ़ चुके, महाराणा कुंभा के जो विजय अभियान जो थे वो हमने पढ़े। महाराणा कुंभा के जो प्रमुख उपलब्धियां हैं या प्रमुख जो हैं उपनाम इसके हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी इसके बारे में। और इसका जो सांस्कृतिक अचीवमेंट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जय हिंद दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो इसके जो सांस्कृतिक अचीवमेंट पर बनाएंगे। आप लोगों को अगर जो प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सुविधाएं कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद।